रात के अंधेरे में दामाद फुसफुसा रहा था, ये बूढ़ा यहां से कब जाएगा, इसके मरने पर ही इसकी जमीन से मेरा कारोबार बचेगा। ये सुनकर दरवाजे के पीछे खड़े ससुर के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा दांव चला कि दामाद का सारा घमंड उसके ही पैरों में आ गिरा। इंसान जब लालच के दलदल में धंसता है तो उसे खून के रिश्ते और भावनाओं का मोल दिखाई देना बंद हो जाता है। एक पिता अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे पुरुष के हाथ में यह सोचकर सौंपता है कि वह उसकी फूल सी बच्ची को दुनिया के हर दुख से बचाएगा। लेकिन क्या हो जब वही रक्षक दौलत की भूख में एक खूंखार भेड़िया बन जाए। जब एक दामाद अपने ही ससुर की मौत की तारीखें गिनने लगे तो उस बूढ़े पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी। आज की कहानी कोई आम पारिवारिक किस्सा नहीं है। यह एक ऐसे पिता के शांत लेकिन खौफनाक स्वाभिमान की दास्तान है जिसने अपने दामाद के रचे हुए मौत के खेल को उसी के लिए एक ऐसी सज्जा में बदल दिया जिसे वह ताउम्र नहीं भूल पाएगा। रमाकांत जी वन विभाग से एक ईमानदार अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उनका जीवन उसी सादगी और शांति से बीत रहा था जैसे किसी घने जंगल में बहने वाली कोई खामोश नदी। उनकी पत्नी का स्वर्गवास कई वर्षों पूर्व हो चुका था। उनके जीवन का एकमात्र सहारा और उनके जीने की इकलौती वजह उनकी बेटी अंजलि थी। अंजलि बहुत ही भोली और भावुक स्वभाव की लड़की थी। रमाकांत जी ने अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी लगाकर अंजलि का विवाह शहर के एक बहुत ही शिक्षित और उभरते हुए व्यापारी विक्रांत से किया था। विक्रांत बाहर से दिखने में बहुत ही संस्कारी और मीठा बोलने वाला व्यक्ति था। वह जब भी रमाकांत जी से मिलता तो उनके पैर छूकर बहुत ही आदर से बात करता था। रमाकांत जी को लगता था कि उनकी बेटी दुनिया के सबसे सुरक्षित हाथों में है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उस मीठी मुस्कान के पीछे एक बहुत ही शातिर और लालची इंसान छिपा हुआ है। एक बार भारी बारिश के कारण रमाकांत जी के गांव वाले पुश्तैनी घर की छत को भारी नुकसान पहुंचा। मरम्मत का काम शुरू हुआ जिसमें लगभग 1 महीने का समय लगने वाला था। अंजलि को जब यह बात पता चली तो वह जिद करके अपने पिता को शहर अपने घर ले आई। विक्रांत ने सामने से तो रमाकांत जी का बहुत स्वागत किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह उनके आने से बहुत चिढ़ा हुआ था। उसे अपने ही ससुर का उस घर में रहना अपनी शान के खिलाफ लगता था। रमाकांत जी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते, सादा भोजन करते और अपने एक छोटे से कमरे में ही रहते थे। वे कभी विक्रांत और अंजलि के जीवन में दखल नहीं देते थे, लेकिन विक्रांत की नजरों में रमाकांत जी एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थे। वह अक्सर अंजलि के सामने अपनी परेशानी का दिखावा करता। अंजलि, पिताजी के यहाँ रहने से मेरे व्यापारिक दोस्तों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। वो लोग इतने बड़े रुतबे वाले हैं और पिताजी के ये पुराने तौर तरीके मुझे मेरे ही दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अंजलि बहुत ही मासूमियत से जवाब देती, कैसी बातें कर रहे हो विक्रांत, वो मेरे पिता हैं और वैसे भी वो अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलते हैं। कुछ ही दिनों की तो बात है, उनके घर का काम पूरा होते ही वो चले जाएंगे। पिता और बेटी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। एक पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए जहर का घूंट भी हंसते हंसते पी सकता है, लेकिन जब उस पिता के निस्वार्थ प्रेम को पैरों तले रौंदा जाता है तो कुदरत भी कांप उठती है। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का सम्मान किसी भी दौलत से बढ़कर है तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम समाज के इस कड़वे सच को आपके सामने ला सकें। इसलिए अपनी भावनाओं से जुड़ते हुए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब जरूर करें। एक रात रमाकांत जी को प्यास लगी। वे पानी पीने के लिए अपनी चारपाई से उठे और धीरे धीरे कदमों से रसोई की तरफ बढ़ने लगे। रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। तभी उन्हें विक्रांत के कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। रमाकांत जी वहीं रुक गए। विक्रांत फोन पर अपने किसी व्यापारिक साझेदार से बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी खटास और घबराहट थी। अरे भाई, मैं खुद बहुत परेशान हूं। ये बूढ़ा तो यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी योजना तो ये थी कि इसे कोई गलत दवा देकर हमेशा के लिए सुला दूं। तुम्हें तो पता है कि हमारा कारोबार पूरी तरह से डूबने वाला है। बाजार का करोड़ों का कर्ज मेरे सिर पर है। इस बूढ़े के नाम पर जो गांव में 50 बीघा पुश्तैनी जमीन है, उसे बेचकर ही हमारी कंपनी का कर्ज उतर सकता है और मेरा रुतबा बच सकता है।
अंजलि तो बेवकूफ है, उसे मैं आसानी से मना लूंगा। बस इस बूढ़े के मरने की ही तो देरी है। सोच रहा हूं इसे सीढ़ियों से धक्का दे दूं या इसके खाने में कुछ मिला दूं, बस ये एक बार रास्ते से हट जाए। यह शब्द किसी खंजर की तरह रमाकांत जी के सीने में गहरे उतर गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस दामाद को उन्होंने अपनी फूल सी बेटी सौंपी थी, जिसे उन्होंने अपना बेटा माना था, वह सिर्फ उनकी जमीन के लालच में उनकी जान लेने की साजिश रच रहा था। रमाकांत जी बिना कोई आवाज किए अपने कमरे में लौट आए। वे पूरी रात सो नहीं सके। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मासूम बेटी अंजलि के लिए, जो एक ऐसे दानव के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। रमाकांत जी ने तय कर लिया कि वे अंजलि का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। रोने का समय खत्म हो चुका था। अब समय था उस लालची दामाद के घमंड को उसी की भाषा में जवाब देने का। अगले ही दिन विक्रांत रमाकांत जी के कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज थे और चेहरे पर वही पुरानी झूठी मुस्कान। उसने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, पिताजी, आजकल शहर की आबोहवा बहुत खराब है और आपकी उम्र भी हो गई है। अंजलि बहुत परेशान रहती है। मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ली है, ताकि कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो आपको सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज मिल सके। बस यहाँ इन कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। रमाकांत जी ने अपना चश्मा पहना और उन कागजों को ध्यान से देखा। वह कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं था, बल्कि वह एक पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा था, जिसके तहत रमाकांत जी के जीते जी उनकी सारी जमीन और जायदाद का पूरा कानूनी अधिकार विक्रांत के नाम हो जाता। रमाकांत जी अंदर ही अंदर कांप गए, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उन्होंने अपने हाथ जानबूझकर ऐसे कंपाए जैसे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। उन्होंने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, बेटा विक्रांत, मेरे तो हाथ बहुत कांप रहे हैं। मेरी नजर भी आज कुछ धुंधली है। ये शुभ काम हम कल सुबह मंदिर से लौट कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। विक्रांत खुश हो गया। उसे लगा कि उसका शिकार जाल में पूरी तरह फंस चुका है। इंसान जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो वह यह भूल जाता है कि सबसे पहले वह खुद उसी गड्ढे में गिरने वाला है। जब एक शांत और सीधा पिता अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो वह बड़े से बड़े षड्यंत्र को मिट्टी में मिला सकता है। अगर रमाकांत जी की इस पीड़ा ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वर्मा स्टोरीज से जुड़कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं और संस्कारों की यह डोर कभी कमजोर न पड़े। आपका एक क्लिक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली सुबह विक्रांत के घर से जाने के बाद रमाकांत जी तुरंत घर से निकले और सीधे शहर के न्यायालय परिसर में पहुंचे। वहां उनके एक बहुत पुराने और भरोसेमंद मित्र शिवनाथ जी वकालत करते थे। रमाकांत जी ने शिवनाथ जी को रात की वह पूरी घटना और विक्रांत की साजिश के बारे में विस्तार से बताया। शिवनाथ जी का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत सारे जरूरी कागजात तैयार करवाए। रमाकांत जी ने अपनी वह 50 बीघा जमीन और अपना पूरा घर तुरंत अपनी बेटी अंजलि के नाम एक अपरिवर्तनीय न्यास इरेवोकेबल ट्रस्ट के तहत स्थानांतरित कर दिया। इस न्यास का नियम बहुत सख्त था। अंजलि के जीवित रहते हुए न तो वह जमीन बेची जा सकती थी, न ही उसे किसी कर्ज की जमानत के तौर पर रखा जा सकता था, और विक्रांत का उस संपत्ति पर कानूनी रूप से 1% भी अधिकार नहीं था। रमाकांत जी ने वह कागजात तैयार करवाए और चुपचाप घर लौट आए। रात को जब विक्रांत घर आया तो रमाकांत जी ने उसके लाए हुए उन मुख्तारनामे के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। विक्रांत खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि अब उसे करोड़ों की जमीन मिल गई है। एक सप्ताह बाद विक्रांत ने अपने घर पर एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया। शहर के सभी बड़े व्यापारी, बैंक के अधिकारी और उसके दोस्त वहां मौजूद थे। विक्रांत उस दिन बहुत घमंड में था। वह सबके सामने अपनी उस नई जमीन के कागजात दिखाकर अपने डूबते हुए व्यापार के लिए नए निवेश मांग रहा था। रमाकांत जी एक कोने में चुपचाप बैठे थे। अंजलि मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। तभी विक्रांत ने अपने दोस्तों के सामने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, अरे दोस्तों, किस्मत हो तो मेरे जैसी। ये जो मेरे ससुर जी कोने में बैठे हैं, इन्होंने अपनी सारी करोड़ों की जमीन मेरे नाम कर दी है।
अब मेरी कंपनी को कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी समय दावत के बीच में शहर के सबसे बड़े बैंक के मुख्य प्रबंधक और कुछ पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रबंधक ने विक्रांत के हाथ से वह कागज छीनते हुए कठोर आवाज में कहा, विक्रांत, तुमने बैंक को धोखा देने की कोशिश की है। तुम जिन कागजों को दिखाकर बाजार से करोड़ों का कर्ज उठाने की साजिश रच रहे हो, वो कागज महज रद्दी के टुकड़े हैं। विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे ससुर ने खुद मुझे यह मुख्तारनामा दिया है। तभी रमाकांत जी अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे चलते हुए भीड़ के बीचों बीच आ गए। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी, लेकिन आंखों में एक आग जल रही थी। रमाकांत जी ने बहुत ही गहरी और सर्द आवाज में कहा, मुख्तारनामा मैंने तुम्हें जरूर दिया था विक्रांत, लेकिन उस संपत्ति का जो अब मेरी है ही नहीं। तुमने मेरे हस्ताक्षर लेने से 2 दिन पहले ही मैंने अपनी सारी जमीन और जायदाद अपनी बेटी अंजलि के नाम एक ऐसे सुरक्षित खाते में डाल दी है जिसे तुम्हारे जैसा लालची इंसान तो क्या, कोई अदालत भी नहीं छू सकती। अंजलि यह सब सुनकर सन्न रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो गया। रमाकांत जी ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बेटी, जिस इंसान को तू अपना देवता मानती है वह असल में एक लालची भेड़िया है। यह मुझे घर से निकालना चाहता था। इसने मेरे मरने की साजिश रची ताकि मेरी जमीन बेचकर अपना कर्ज चुका सके। मैं अगर मर भी जाता तो भी इसकी नीयत नहीं भरती। यह तुझे भी सड़क पर लाकर खड़ा कर देता। विक्रांत पसीने से भीग चुका था। उसका सारा गुरूर, उसकी सारी झूठी शान ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बैंक प्रबंधक ने आदेश देते हुए कहा, विक्रांत, तुमने धोखाधड़ी की है और तुम्हारा व्यापार पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। हम अभी इसी वक्त तुम्हारा यह घर और तुम्हारी सारी गाड़ियां जब्त कर रहे हैं। तुम्हें कल सुबह तक हमारे पैसे चुकाने होंगे, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। यह सुनते ही विक्रांत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। जिस दौलत के अहंकार में वह एक पिता की जान लेने पर उतारू था, आज वह दौलत ही उसके गले का फंदा बन चुकी थी। वह गिड़गिड़ाते हुए रमाकांत जी के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मुझे बचा लीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। रमाकांत जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने विक्रांत को ऐसी नजरों से देखा जैसे कोई किसी कीड़े को देखता है। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, माफी की गुंजाइश तूने उसी रात खत्म कर दी थी विक्रांत, जब तू मेरी मौत का इंतजार कर रहा था। तूने मेरी जान नहीं मांगी थी। तूने मेरी बेटी का सुहाग और उसका भविष्य दांव पर लगाया था। अब अपने किए की सजा भुगत। यहां तेरा अब कोई वजूद नहीं है। अंजलि अब तक सब कुछ समझ चुकी थी। उसने अपने मंगलसूत्र को छुआ और आंखों में आंसू लिए अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने विक्रांत की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। रमाकांत जी अपनी बेटी को लेकर उसी रात उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल गए और विक्रांत अपने रचे हुए धोखे के उस खंडहर में अकेला रोता रहा, जहां से उठने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, जीवन में कभी भी उस इंसान को कमजोर समझने की भूल मत करना जिसने दुनिया देखी है। एक पिता अपने बच्चों के लिए खुद को झुका सकता है, लेकिन जब बात उनके सम्मान और उनके भविष्य की आती है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। दौलत का नशा इंसान को कुछ पल की खुशी दे सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई ही जीतती है। अगर रमाकांत जी के इस कड़े लेकिन सही फैसले ने आपके दिल में सम्मान की भावना जगाई है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर उस इंसान तक यह सीख पहुंचे जो रिश्तों को पैसों के तराजू में तौलता है। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या रमाकांत जी ने जो किया वह सही था। आपकी राय का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सच्चाई और संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।